स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर्स को। तो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर रिएक्टर से मुराद ऐसी डिवाइस होती हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस होते हैं और उन रिएक्शंस के रिजल्ट में बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी हासिल की जाती है। तो स्टूडेंट्स, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हम डिस्कस करेंगे उन रिएक्टर्स के अंदर फिजन चेन रिएक्शंस हम देखेंगे कि उनके रिजल्ट में जो एनर्जी हासिल होती है वो किस प्रोसेस के थ्रू हासिल की जाती है। सबसे पहला लार्ज स्केल पे रिएक्टर एक लार्ज स्केल पे बनाया गया था वो 1944 में, ठीक है, 1944 में बनाया गया था हैनफोर्ड वाशिंगटन में, ठीक है, हैनफोर्ड वाशिंगटन में सबसे पहला लार्ज स्केल पे न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया गया था। और उसे किस लिए यूज़ किया गया था? उसे बनाया गया था न्यूक्लियर वेपन्स के मटेरियल बनाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसके अंदर कैसे फिजन प्रोसेसेस होते हैं और किस तरह से उन प्रोसेसेस के थ्रू हम एनर्जी हासिल करते हैं न्यूट्रॉन्स को बम्बार्ड किया जाए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रही हूँ उसका केमिकल रिएक्शन। तो हमारे पास जो यूरेनियम 235 है, ठीक है, 92, उसके ऊपर जब न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाया जाए तो यही यूरेनियम फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है और उन फ्रेगमेंट्स में से एक फ्रेगमेंट होता है बेरियम का, ठीक है, और बेरियम का एटॉमिक मास होता है 138, ठीक है, 138 और आउट होते हैं, ठीक है, और साथ बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी एमिट आउट होती है जो कि इस केस में जब हमारे पास यूरेनियम 235 है वो हमारे पास आती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हैं। तो वहाँ पे उनके टकराने की वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और यही जो हीट एनर्जी होती है ये इस्तेमाल की जाती है स्टीम बनाने के लिए। और जो स्टीम प्रोड्यूस होती है वो फिर आगे टरबाइंस को रोटेट करती है। टरबाइंस के रोटेट करने से जो जनरेटर होते हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है उनमें रोटेशन पैदा की जाती है और उस रोटेशन की वजह से जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है वो कहलाता है कोर। हम फर्दर मज़ीद डिटेल से अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसका मेन पार्ट क्या होता है। तो सुनो, जो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसका जो मेन पार्ट होता है वो कहलाता है कोर। और इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ किया जाता है जो कि फिजनेबल मटेरियल होता है, ठीक है, यानी कि जो मटेरियल जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था यूरेनियम को, तो ऐसा ही मटेरियल इस कोर के अंदर रखा जाता है ताकि उसके अंदर फिजन प्रोसेस होगा और हमारे पास फिर एनर्जी एमिट आउट होगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास कोर यहाँ पे बनी हुई है जिसमें हमारे पास फ्यूल रॉड्स हैं। ये जो फ्यूल रॉड्स हैं इनके अंदर वही फ्यूल मौजूद है जिसके अंदर फिजन प्रोसेस होगा और फिर एनर्जी हम हासिल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो फ्यूल यूज़ किया जाता है उनमें ज़्यादा जनरली जो फ्यूल यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है यूरेनियम 235, ठीक है, या फिर यूरेनियम 238। और स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास फ्यूल रॉड्स होती हैं इनको एक ख़ास किस्म के सब्सटेंस में रखा जाता है जिनको मॉडरेटर भी कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जिनको मॉडरेटर भी कहा जाता है। अब मॉडरेटर का काम ये होता है कि जब हमारे पास फिजन रिएक्शन के रिजल्ट में कुछ न्यूट्रॉन्स एमिट आउट होंगे तो उन न्यूट्रॉन्स को यही मॉडरेटर स्लो डाउन करता है। क्योंकि ये देखा गया है कि नॉर्मली जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है यूरेनियम 235, तो यूरेनियम 235 के अंदर जो फिजन प्रोसेस है वो स्लो न्यूट्रॉन्स के साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से होता है। इसीलिए मॉडरेटर्स जैसे सब्सटेंसेस यूज़ किए जाते हैं ताकि जो न्यूट्रॉन्स हैं उनकी स्पीड को स्लो किया जा सके और उनको मीडियम के साथ थर्मली इक्विलिब्रियम पे लाया जा सके। तो स्टूडेंट्स, ये जो मॉडरेटर होता है ये बिल्कुल स्मॉल एटॉमिक वेट के सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, ये स्मॉल एटॉमिक वेट के सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। इसके लिए यूज़ किया जाता है हैवी वाटर, ठीक है, हैवी वाटर यूज़ किया जाता है, हैवी वाटर। तो स्टूडेंट्स, हैवी वाटर से मुराद है D2O, ठीक है, यानी कि जो नॉर्मल हमारे पास वाटर होता है उसको इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जाता कि वो काफ़ी ज़्यादा जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए वो ठीक नहीं रहता। उसके मुकाबले में जो हमारे पास हैवी वाटर होता है वो इतने न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब नहीं करता बल्कि उनको स्लो डाउन करता है। और हैवी वाटर और नॉर्मल वाटर में फ़र्क ये होता है कि हमारे पास नॉर्मल वाटर में
प्रोटोनियम यूज़ होता है, जबकि हमारे पास हैवी वाटर में ड्यूटेरियम जो आइसोटोप होता है वो यूज़ होता है, जैसे कि आप यहाँ पे डी देख सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स मॉडरेटर्स के तौर पे कार्बन भी यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह से हाइड्रोकार्बन्स भी यूज़ किए जाते हैं मॉडरेटर्स के तौर पे, हाइड्रोकार्बन्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस कोर में कंट्रोल रॉड्स भी मौजूद हैं। तो अब ये कंट्रोल रॉड्स क्यों यूज़ की जाती हैं, तो उसके लिए हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो चेन रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर एक्चुअली होता ही है कि आप इस डायग्राम में जैसे कि देख सकते हैं कि हमारे पास यूरेनियम मौजूद है और उसके साथ न्यूट्रॉन स्ट्राइक कर रहा है। तो हमारे पास कुछ फ्रेगमेंट्स आते हैं जिनमें क्रिप्टॉन है, बेरियम है और साथ ही 3 न्यूट्रॉन्स भी हमारे पास आए हैं। अब यही 3 न्यूट्रॉन्स फर्दर फिजन रिएक्शंस करेंगे, ठीक है, यानी कि फर्दर 3 यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास यूरेनियम की न्यूक्लियर मौजूद है, उनके साथ स्ट्राइक करेंगे और फर्दर हमारे पास 3 न्यूट्रॉन्स जो हैं वो अलग अलग से एमिट आउट हो रहे हैं। बचने के लिए ज़रूरी होता है कि जहाँ हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन्स एमिट आउट हो रहे थे तो इनमें से 2 को एब्जॉर्ब करवा लिया जाए किसी मटेरियल में और सिर्फ एक जो न्यूट्रॉन है वो फर्दर फिजन रिएक्शन का बाइस बने। तो स्टूडेंट्स उसी के लिए यूज़ किए जाते हैं ये कंट्रोल रॉड्स जो यहाँ पे आप कोर में देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे कोर में हैं बोरॉन के भी होते हैं और ग्रेफाइट के भी होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जिन मटेरियल से बनाए जाते हैं कंट्रोल रॉड्स, इनकी खसूसियत ये होती है कि जब ये न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं तो ना तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में ये कन्वर्ट होते हैं और ना ही ये अनस्टेबल होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से कभी इमरजेंसी में या फिर रिपेयर अगर करना हो किसी न्यूक्लियर रिएक्टर को तो इन्हीं कंट्रोल रॉड्स को इस्तेमाल किया जाता है। ये जो आप ऊपर एक बॉक्स देख सकते हैं जिसका यहाँ पे लिखा गया है कि ये कंट्रोल रॉड ड्राइव है, इसका काम ये होता है कि इसके थ्रू इन कंट्रोल रॉड्स को ऊपर या नीचे किया जाता है, यानी कि जितने ज़्यादा न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब करवाने होंगे हमने तो उतना ही ज़्यादा इस कंट्रोल रॉड ड्राइव को नीचे किया जाता है ताकि हमारे पास कंट्रोल रॉड्स ज़्यादा डिप हो जाएं इन फ्यूल रॉड्स के दरमियान में और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रॉन्स जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएं। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से जब रिपेयर का टाइम होता है या इमरजेंसी में एकदम से शट डाउन करना हो न्यूक्लियर रिएक्टर को तो इन्हीं कंट्रोल रॉड्स को बिल्कुल नीचे की तरफ लाया जाता है इन कंट्रोल रॉड ड्राइव की वजह से और यूं जो फिजन चेन रिएक्शन होता है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाता है और यूं न्यूक्लियर रिएक्टर काम करना बंद कर देता है। इस लेक्चर में अब हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें जब कोर में फिजन रिएक्शन के थ्रू न्यूक्लियर एनर्जी पैदा होती है तो उस न्यूक्लियर एनर्जी को कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक पूरे न्यूक्लियर पावर प्लांट की डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसके अंदर पूरे का पूरा सेट पास फ्यूल रॉड्स मौजूद हैं, ठीक है, ये हमारे पास फ्यूल रॉड्स हैं जो कि ग्रे कलर में आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि कंट्रोल रॉड्स इसलिए यूज़ की जाती हैं ताकि जो हमारे पास फिजन चेन रिएक्शन है उसे कंट्रोल किया जा सके। और इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है कि जो कंट्रोल रॉड्स हैं ये न्यूट्रॉन्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कोर के साथ एक वाटर पंप है, वाटर पंप के थ्रू पानी को लाया जाता है इस कोर के अंदर और जो पानी यहाँ पे यूज़ किया जाता है वो नॉर्मल वाटर नहीं होता बल्कि प्योरीफाइड हैवी वाटर होता है। और हैवी वाटर को इसलिए यूज़ किया जाता है कि वो ज़्यादा न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब नहीं करता बल्कि उनको सिर्फ स्लो डाउन करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पूरे सेटअप को यानी कि जो हमारे पास कोर है उसको एक कंटेनमेंट स्ट्रक्चर में रखा गया हुआ है और इस कंटेनमेंट स्ट्रक्चर के साथ ही टरबाइन मौजूद है, ठीक है। टरबाइन के साथ ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक जनरेटर है और इस इलेक्ट्रिकल जनरेटर के साथ ट्रांसमिशन लाइन से यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी इलेक्ट्रिकल जनरेटर के थ्रू, जिसकी तरफ हम देख सकते हैं कि टरबाइन की मोशन से इसके अंदर भी वर्क होगा इलेक्ट्रिकल जनरेटर के अंदर, ठीक है। और जब इसके अंदर भी रोटेशन होगी तो यहाँ पे हमारे पास फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टरबाइन के नीचे हमारे पास कंडेंसर मौजूद है, यानी कि कंडेंसर क्या करेगा कि जो यहाँ पे गर्म पानी होगा उसको ये कंडेंस करेगा, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो कंडेंस होगा पानी वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा कूल वाटर बेसन में। तो स्टूडेंट्स ये जो कूल वाटर बेसन है ये एक्चुअली यूज़ किया जाता है
समंदरों से, यानी कि समंदर का पानी यूज़ किया जाता है बेसिन के तौर पे, वहाँ से फिर पानी लिया जाता है, जो ठंडा पानी होता है वो यहाँ पे लिया जाता है ताकि वो इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में यहाँ पे काम करे। तो सुनिए, ये तो अभी हमने डिस्कस किया है सेटअप के न्यूक्लियर पावर प्लांट का सेटअप क्या होता है। अब हम जनरेट होंगे, उनके साथ ही न्यूट्रॉन्स भी एमिट आउट होंगे और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी एमिट आउट होती है। तो उस एनर्जी की वजह से टेम्परेचर यहाँ पे बहुत हाई हो जाता है। टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि यहाँ पे तकरीबन 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर हो जाता है, और उस टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे जो पानी मौजूद है, जो कि हैवी वाटर है, उसका टेम्परेचर भी हाई हो जाएगा। तो सुनिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास यहाँ पे वाटर का टेम्परेचर राइज करेगा तो वो इस पाइप में से गुजरेगा, जो कि यहाँ पे आप एक कर्व्ड पाइप यहाँ पे देख रहे हैं, और ये कर्व्ड पाइप भी एक पानी के सिलेंडर के अंदर मौजूद है। जब ये गर्म पानी यहाँ से गुजरेगा तो उस सिलेंडर में मौजूद जो पानी है वो स्टीम में कन्वर्ट होगा। ठीक है, जब वो स्टीम में कन्वर्ट होगा तो वो इसी डायरेक्शन में गुजरते हुए टरबाइन्स की तरफ से गुजरेगा और टरबाइन को रोटेट करवाएगा। अब टरबाइन के रोटेट करने की वजह से इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो भी काम करेगा, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, जिसको मुख्तलिफ कामों में यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस डायग्राम में उसे ट्रांसमिशन लाइंस के लिए यूज़ किया जा रहा है। यह पे यहाँ पे उसी पानी को कंडेंस किया जाता है। अब उसे कंडेंस कैसे किया जा रहा है? उसे कंडेंस उसी समंदर के पानी की मदद से किया जा रहा है। जब वो कंडेंस होकर पानी राइट हैंड साइड की तरफ आएगा, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिसे कूलिंग टावर का नाम यहाँ पे दिया गया है, तो कूलिंग टावर की तरफ जब वो आएगा तो उसमें से कुछ पानी जो है वो एवेपोरेट हो जाता है, जो कि नॉन रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे बुखारात बनेंगे इस पानी के, वो नॉन रेडियो एक्टिव होंगे। और साथ ही आप यहाँ पे स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि इसी पानी को यहाँ पे स्प्रे किया जाएगा, और स्प्रे के थ्रू दोबारा यही पानी उसी कूल वाटर बेसिन यानी कि समंदर के पानी में मिक्स हो जाएगा। फिर इसी पानी को दोबारा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लाया जाएगा कूल कंडेंसर वाटर की सूरत में, और फिर यही पानी यूज होगा उस स्टीम को कंडेंस करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये है यहाँ पे वाटर का, और वो कितना हाई हो जाता है? ऑलमोस्ट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब यही वाटर इस सिलेंडर में मौजूद पानी को स्टीम में कन्वर्ट करता है, तो जो स्टीम होती है टरबाइन को रोटेट करने के बाद कितने टेम्परेचर पे आ जाती है? वो ऑलमोस्ट 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे आ जाती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे पानी है उसका टेम्परेचर तकरीबन होता है 500 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो टरबाइन को रोटेट करने के बाद उसका टेम्परेचर बन जाता है वो बन जाता है 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टूडेंट्स, इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की मिसाल हम देख सकते हैं कराची में, जहाँ पे कनॉप के नाम से न्यूक्लियर पावर प्लांट मौजूद है, और वहाँ पे भी इसी तरह से सेटअप के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हासिल किया जाता है। और स्टूडेंट्स, खास बात यहाँ पे ये आती है कि जो न्यूक्लियर फ्यूल्स होते हैं ये कुछ महीने बाद चेंज करने पड़ते हैं, लेकिन ये बहुत डेंजरस होते हैं इंसानों के लिए, क्योंकि इनकी रेडिएशंस बहुत हार्मफुल होती हैं, बहुत डेंजरस होती हैं इंसानों के लिए। और दूसरी बात यह है कि ऐसे एलिमेंट्स की जो हाफ लाइफ होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। हाफ लाइफ से मुराद ये है कि जो हमारे पास एलिमेंट है वो डिके हो जाएगा, यानी कि वो दूसरे एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब वो कन्वर्ट हो जाएगा तो इतने टाइम में वो हाफ रह जाएगा। ठीक है, यानी कि हाफ वो कन्वर्ट हो गए और हाफ हमारे पास वो रह गया है। लेकिन ऐसे एलिमेंट्स की जो हाफ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा अरसे के बाद वो आधे डिके कर जाते हैं और आधे रह जाते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स, जब इन्हीं कोर्स में से उन फ्यूल्स को चेंज करना होता है, तो जो पुराने फ्यूल्स होते हैं उनके लिए बेहतर होता है कि उन्हें नमक की कानों में बहुत बॉटम तक, यानी बहुत गहराई तक उन्हें वहाँ पे स्टोर किया जाए, ताकि उनकी जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं उनसे जहाँ से स्टीम जनरेट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक न्यूक्लियर रिएक्टर का सेटअप आप देख सकते हैं, जिसमें हमारे पास कोर मौजूद है, और कोर के अंदर कंट्रोल रॉड्स, मॉडरेटर, और साथ ही हमारे पास फ्यूल मौजूद है। इसके साथ ही हमारे पास हीट एक्सचेंजर है, जहाँ से स्टीम जनरेट होती है, और इस स्टीम के थ्रू टरबाइंस रोटेट करती हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जैसे कि कोर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसके अंदर फ्यूल एलिमेंट्स मौजूद हैं, मॉडरेटर मौजूद है, और कंट्रोल रॉड्स हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास फ्यूल एलिमेंट्स होते हैं वो
ऐसी रॉड्स होती हैं जो कि 1 सेंटीमीटर की होती हैं और इनके अंदर फिजनेबल न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं यूरेनियम 235 या 238 के, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर फिजन प्रोसेस हो सके, और ये बहुत ज़्यादा रॉड्स लगाई जाती हैं कोर के अंदर। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में फ्यूल रॉड्स मौजूद हैं, जिसे रिएक्टर कोर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे मॉडरेटर मौजूद है, यानी कि मॉडरेटर ऐसा सब्सटेंस यूज किया जाता है जिसके थ्रू न्यूट्रॉन्स की जो मोशन है, यानी कि उनकी जो स्पीड है, उसको स्लो डाउन किया जा सके। तो सुनिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक थर्मल न्यूट्रॉन है, ठीक है। एक थर्मल न्यूट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो होती है 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और ऐसा ही न्यूट्रॉन किसी न्यूक्लियाई से टकराए यूरेनियम के, तो हमारे पास 3 न्यूट्रॉन्स और बनते हैं और साथ ही हमारे पास 2 फ्रेगमेंट्स बनते हैं, और ये जो न्यूट्रॉन्स बनते हैं इनकी एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होती है। सो स्टूडेंट्स, यही जो न्यूट्रॉन्स हैं, अगर ये फर्दर फिजन प्रोसेस करेंगे तो उनके 500% कम चांसेस हैं कि वो फिजन प्रोसेस कर सकें एज कम्पेयर टू एक थर्मल न्यूट्रॉन के। थर्मल न्यूट्रॉन ऐसा न्यूट्रॉन होता है जो कि स्लो डाउन किया गया हो, ताकि वो इस मीडियम के साथ, इस फ्यूल के साथ थर्मली इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो अब इसमें क्या किया जाता है कि जब हमारे पास एक थर्मल न्यूट्रॉन टकराया है इस फ्यूल रॉड के साथ, तो आप देख सकते हैं हमारे पास न्यूट्रॉन्स एमिट आउट हो रहे हैं। इन न्यूट्रॉन्स को थर्मल एनर्जी तक स्लो डाउन किया जाता है इस मॉडरेटर के थ्रू, और जो मॉडरेटर है वो कौन सा यूज़ किया जाता है, वो होता है ऑर्डिनरी वाटर या हैवी वाटर। जैसे कि स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जब न्यूट्रॉन एमिट आउट हुआ है तो वो इनके एटम से टकरा के, ठीक है, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे टकरा के स्लो होगा। जैसे पहले हमने देखा कि हैवी वाटर के साथ जब वो टकरा रहा था तो वो स्लो डाउन हुआ, तो अब हम देखेंगे कि जब हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्डिनरी वाटर मॉलिक्यूल्स, उनके साथ भी ये टकरा के स्लो डाउन हो रहा है, यानी कि थर्मल एनर्जी तक इसको स्लो डाउन किया जाता है। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन्स जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हमारे पास जैसे जैसे चेन रिएक्शन बनता है, फिजन प्रोसेस आगे से आगे बढ़ता जाता है, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा तादाद होना शुरू हो जाती है न्यूट्रॉन्स की है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास कितनी ज़्यादा तादाद बन रही है इन न्यूट्रॉन्स की। तो अगर ये बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बनना शुरू हो जाए तो एक्सप्लोजन का डर होता है, और उसी एक्सप्लोजन से बचने के लिए फ्यूल रॉड्स, कंट्रोल रॉड्स यूज़ की जाती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। जब उनको दरम्यान में इंसर्ट किया जाता है तो वो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वो ऊपर या नीचे करके जितना कंट्रोल हम करना चाहें उतना कंट्रोल कर सकते हैं एक फिजन प्रोसेस को। इसके साथ हमारे पास पंप मौजूद है, और पंप के साथ ही हीट एक्सचेंजर मौजूद होता है जो कि पानी से भरा हुआ होता है। सुनिए, यहाँ पे होता है क्या कि जो हमारे पास रिएक्टर कोर है, यहाँ से एनर्जी निकलती है, यानी कि जब हमारे पास फिजन प्रोसेस होता है उसकी वजह से हमारे पास बहुत एनर्जी जनरेट होती है, और उस एनर्जी की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, और जो हमारे पास यहाँ पे हैवी वाटर है या ऑर्डिनरी वाटर है वो बहुत ज़्यादा उसका टेम्परेचर हो जाता है, और उस टेम्परेचर की वजह से वो इस हीट एक्सचेंजर में मौजूद पानी को स्टीम में कन्वर्ट कर देता है। रोटेट करने से आगे जो जनरेटर होता है, जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो स्टीम इस टरबाइन को रोटेट करने के काम आई, वही स्टीम दोबारा से कंडेंस की जाती है और फिर पंप के थ्रू उसी